हम क्यूबा में लगातार 11वें दिन के विरोध प्रदर्शन में प्रवेश कर चुके हैं और द्वीप पर स्थिति आधिकारिक रूप से नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब हम सिर्फ लोगों को अंधेरे में बर्तन पीटते हुए नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी मुख्यालय में आग लगा दी गई है। साफ तौर पर कहूँ तो ये कोई रूपक नहीं है, मोरॉन। शहर में प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर धावा बोल दिया, फर्नीचर को बाहर सड़क पर निकाला और उसमें आग लगा दी। सुरक्षा बल वहां मौजूद थे और सब देख रहे थे। 2021 में प्रदर्शनकारियों को 22 साल की सजा देने वाला वही शासन अपने दफ्तर जलते देखता रहा। सुरक्षा बल चाहते हैं कि ये प्रदर्शन और न फैले और तुरंत दबा दिए जाएं। अगर वे एक रात में सड़कों को शांत कर सकते तो कर देते, लेकिन सरकार के लिए समस्या सिर्फ बिखरे प्रदर्शनों से बड़ी है। इस बार ये केवल कोई एक नाराज मोहल्ला या एक हताश शहर नहीं है, गुस्सा हर जगह है। 7 मार्च से पूरे देश में लगभग एक साथ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हवाना, सिएगो दे अविला, मतांजास और सैंटियागो दे क्यूबा में। ये सब एक पावर प्लांट की खराबी से शुरू हुआ। 4 मार्च को मांतांजास के एंटोनियो गीतातास थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट में बॉयलर की खराबी ने एक चेन रिएक्शन शुरू कर दिया, जिससे लगभग पूरे द्वीप की बिजली गुल हो गई। कुछ घंटों में क्यूबा का 80% हिस्सा अंधेरे में डूब गया। लगभग 70 लाख लोग बिना बिजली के रह गए। पूरे मोहल्ले अंधेरे में गायब हो गए। कुछ इलाकों में लोग लगातार 51 घंटे तक पूरी तरह अंधेरे में फंसे रहे। अब भी क्यूबा बिना भरोसेमंद बिजली के लगातार तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर रहा है। अस्पताल किसी तरह टिके हैं और बैकअप जनरेटरों पर चल रहे हैं, जिनमें ईंधन भी खतरनाक स्तर तक कम होने लगा है। हवाना में बेकरी फिर से पुराने समय में लौट गई हैं, क्योंकि उनके पास अपने अवन चलाने के लिए गैस नहीं बची है, इसलिए वे लकड़ी की आग पर ब्रेड सेक रही हैं। लेकिन बात यह है, उस बॉयलर के खराब होने ने असल में इस संकट को पैदा नहीं किया, उसने बस इसे उजागर कर दिया। असली वजह तो बहुत पहले से चली आ रही है। इसमें वो सौदा भी है जो 2 मृत तानाशाहों ने 25 साल पहले किया था। समझने के लिए कि क्यूबा यहाँ कैसे पहुंचा, आपको और भी पीछे 1959 की क्यूबा क्रांति तक लौटना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम उसमें जाएं, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। ये हमारे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। क्रांति ने ऐसे कई काम किए जिनका आम क्यूबा वासियों ने सच में समर्थन किया। इसने मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, सार्वभौमिक शिक्षा और व्यापक भूमि सुधार लागू किए। ग्रामीण गरीबों के लिए, जिन्हें पहले अमेरिका समर्थित शासन में अनदेखा किया गया था, नई सरकार ने राज्य के साथ एक नया सामाजिक अनुबंध बनाया। आर्थिक रूप से स्वतंत्र क्यूबा हमेशा अस्थिर रहा। यह द्वीप चीनी, थोड़ा तंबाकू और थोड़े निकल का उत्पादन करता है, बस इतना ही। और फिर क्रांति के लगभग तुरंत बाद हालात और भी खराब हो गए। 1960 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक व्यापक व्यापार प्रतिबंध लगाया, जिसने क्यूबा को उसके सबसे बड़े बाजार और सबसे करीबी व्यापारिक साझेदार से काट दिया। अचानक द्वीप को उस आर्थिक व्यवस्था के बिना गुजारा करना पड़ा जिस पर वो टिका हुआ था। क्यूबा को एक जीवन रेखा की जरूरत थी, एक शक्तिशाली संरक्षक की जो उसकी अर्थव्यवस्था को संभाले रखे, और उसे ऐसा संरक्षक मिल भी गया। सोवियत संघ ने लगभग तुरंत ही मदद के लिए कदम बढ़ाया। यह व्यवस्था सरल थी लेकिन बेहद उदार थी। क्यूबा मास्को से राजनीतिक और सैन्य रूप से जुड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध में सोवियत चौकी बनेगा और इस विचार को बढ़ावा देगा कि लैटिन अमेरिका में समाजवाद सफल हो सकता है। इसके बदले में सोवियत संघ मूल रूप से क्यूबा की अर्थव्यवस्था को वित्त पोषित करेगा। उन्होंने क्यूबा की चीनी बहुत ही बढ़ी हुई कीमतों पर खरीदी, जो कभी कभी वैश्विक बाजार से 4 या 5 गुना ज्यादा थी, और द्वीप पर सस्ता तेल भर दिया, जिसमें से कुछ हवाना कड़ी मुद्रा के लिए फिर से निर्यात कर सकता था। 1980 के दशक के अंत तक ये सब्सिडी $4.3 अरब वार्षिक हो गई, जो क्यूबा के जीएनपी का 21% थी। ये एक असाधारण स्तर की निर्भरता थी। सरल शब्दों में कहें तो क्यूबा की अर्थव्यवस्था एक सोवियत सब्सिडी थी जिसके साथ एक द्वीप जुड़ा हुआ था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद क्यूबा को बड़ा झटका लगा, जिसे आज भी विशेष काल कहा जाता है, और वह बेहद विनाशकारी था। 1989 और 1993 के बीच क्यूबा की जीडीपी लगभग 1/3 गिर गई। आयात निर्यात में 80% से ज्यादा गिरावट आई, और बिजली ग्रिड को चलाने के लिए तेल की आपूर्ति भी पहले के मुकाबले नाम मात्र रह गई। इसका आम जिंदगी पर कड़ा असर पड़ा। सबसे बुरे समय में औसत क्यूबाई ने पर्याप्त खाना न मिलने से वजन करीब 20 पाउंड कम हो गया। लोग जो भी मिल जाता था वही खाते थे।
कभी कभी ऐसी चीजें भी जो पहले कभी खाने के रूप में नहीं मानी जाती थीं। कैलोरी की गंभीर कमी के कारण कनाडाई मेडिकल एसोसिएशन जर्नल ने कई हिस्सों में अकाल जैसी स्थिति बताई। फिर भी शासन बचा रहा। ये शासन एक तरफ तो सख्त तानाशाही नियंत्रण के कारण बचा रहा, लेकिन साथ ही कुछ अनिच्छुक आर्थिक समायोजनों के जरिए भी। सरकार ने अमेरिकी डॉलर के इस्तेमाल को वैध कर दिया, अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों को पर्यटन के लिए खोल दिया और छोटे निजी व्यवसायों को सीमित रूप से संचालित करने की अनुमति दी। इन सुधारों ने हालात को बस इतना स्थिर कर दिया कि पूरी तरह से पतन होने से बचा जा सके, लेकिन इन्होंने मूल समस्या का समाधान नहीं किया। क्यूबा अब भी वही द्वीप था, वही सीमाएं थीं। बहुत कम प्राकृतिक संसाधन थे, कोई घरेलू तेल आपूर्ति नहीं थी और कोई ऐसा मजबूत व्यापारिक साझेदार नहीं था जो अर्थव्यवस्था को सब्सिडी दे सके। 1998 में पूर्व पैराट्रूपर ह्यूगो चावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति बने। क्यूबा के लिए ये दूसरा सोवियत संघ मिलने जैसा था। चावेज सच्चे विश्वास रखने वाले थे। 1992 में उन्होंने वेनेजुएला सरकार के खिलाफ असफल तख्तापलट की कोशिश की और जेल गए, लेकिन जेल ने उनका हौसला नहीं तोड़ा, बल्कि उनका नजरिया और मजबूत हुआ। उन्होंने वे साल राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने, क्रांतिकारी आंदोलनों का अध्ययन करने और लैटिन अमेरिका के लिए एक ऐसी सोच तैयार करने में बिताए जो फिदेल कास्त्रो के आदर्शों पर गहराई से आधारित थी। एक ऐसे व्यक्ति जिनसे वे पहले ही मिल चुके थे और जिन्हें वे गहराई से सराहते थे। कास्त्रो ने तुरंत समझा कि चावेज सिर्फ हवाना से गुजरने वाले आम राजनेता नहीं थे, वे दीर्घकालिक वैचारिक सहयोगी थे जो पृथ्वी के शीर्ष तेल संपन्न देशों में से एक को नियंत्रित करते थे। 1998 में क्यूबा आए चावेज का कास्त्रो ने क्रांति में भाई की तरह स्वागत किया। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि हवाना में एक शानदार निवास स्थान भी उन्हें दिया, जिसे हाल ही में पोप जॉन पॉल द्वितीय की यात्रा के लिए पुनर्निर्मित किया गया था, जिसमें भव्य छतों पर चित्रकारी और इटालियन संगमरमर लगा था। जल्द ही यह रिश्ता साधारण लोकतंत्र से अधिक गहरा हो गया। जब 2002 में वेनेजुएला के कुछ अधिकारियों ने कुछ समय के लिए चावेज का तख्तापलट कर दिया था, तो फिदेल कास्त्रो उन पहले नेताओं में से एक थे जिन्होंने उन्हें फोन किया और सत्ता ना छोड़ने बल्कि वापस लड़ने की सलाह दी थी। दोनों देशों को पता था कि उन्हें क्या चाहिए। क्यूबा को तेल की सख्त जरूरत थी और वेनेजुएला को विशेषज्ञता और उस जनशक्ति की जरूरत थी जो उसके पास नहीं थी। 2000 में ह्यूगो चावेज और फिदेल कास्त्रो ने दुनिया के सबसे अनोखे आर्थिक समझौतों में से एक किया। वेनेजुएला ने क्यूबा को हर दिन लगभग 53,000 बैरल तेल भेजना शुरू कर दिया। समय के साथ ये संख्या बढ़कर अपने चरम पर लगभग 90,000 से 1 लाख बैरल प्रतिदिन हो गई, जिसमें अधिकांश भारी छूट पर था, यानी क्यूबा वैश्विक कीमतों के करीब कुछ भी नहीं चुका रहा था। और बदले में क्यूबा ने पैसे नहीं भेजे, उसने लोग भेजे। क्यूबाई डॉक्टरों ने बारियो अदेंत्रो जैसे कार्यक्रमों से वेनेजुएला के सबसे गरीब इलाकों में भारी संख्या में जाकर ऐसे क्लिनिक और समुदाय बनाए जहां पहले शायद ही कभी कोई डॉक्टर देखा गया था। एक समय पर 30,000 से भी ज्यादा क्यूबाई मेडिकल स्टाफ वेनेजुएला में काम कर रहे थे। क्यूबा ने शिक्षक, खेल प्रशिक्षक और तकनीकी विशेषज्ञ भी भेजे और गुप्त रूप से हवाना ने खुफिया सलाहकार भी भेजे। ये लोग वेनेजुएला की नेतृत्व टीम के साथ करीब से काम करते थे और उसकी सुरक्षा और निगरानी प्रणाली के कुछ हिस्सों को बनाने में मदद करते थे। 2010 के दशक की शुरुआत तक वेनेजुएला की जीवन रेखा बहुत बड़ी हो गई थी। वेनेजुएला का तेल और आर्थिक समर्थन क्यूबा की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देने लगा, जो कुछ सालों में सोवियत संघ से मिले समर्थन के बराबर या उससे भी ज्यादा हो गया। क्यूबा की सरकार बाहरी जीवन रेखाओं पर निर्भर होकर इतनी सहज हो गई थी कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था की गहरी समस्याओं को कभी वास्तव में ठीक ही नहीं किया। व्यवस्था सुधारने, बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करने या उत्पादन में विविधता लाने की बजाय हवाना सिर्फ उन्हीं पर निर्भर रहा जो मदद कर सकते थे। पहले ये सोवियत संघ था, फिर वेनेजुएला था, लेकिन उस व्यवस्था में एक नाजुक धारणा थी कि वेनेजुएला के पास हमेशा अतिरिक्त तेल का पैसा रहेगा। मार्च 2013 में ह्यूगो चावेज का कैंसर से निधन हुआ। उनके चुने उत्तराधिकारी पूर्व बस ड्राइवर और यूनियन आयोजक निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली और तुरंत वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था डगमगाने लगी। चावेज के समय वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पर निर्भर हो गई थी। देश रोज लाखों बैरल तेल निकालकर बड़ी कमाई कर रहा था, लेकिन उस पैसे का इस्तेमाल तेल क्षेत्रों के रखरखाव, रिफाइनरियों के आधुनिकीकरण या राज्य तेल कंपनी को मजबूत करने के बजाय उसका बड़ा हिस्सा सामाजिक कार्यक्रमों और राजनीतिक संरक्षण में लगा दिया गया। तेल की ऊंची कीमतों पर व्यवस्था चली, लेकिन 2014 में तेल सस्ता होने पर
वेनेजुएला के पास सुरक्षा नहीं थी और अर्थव्यवस्था ढह गई। मुद्रास्फीति इतनी बढ़ी कि उसका कोई नाम नहीं था। सबसे बुरे समय में वेनेजुएला की वार्षिक दर 10 लाख प्रतिशत से ज्यादा पहुंची। सुपरमार्केट खाली हो गए, अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो गई। साधारण वेनेजुएलावासी वजन कम करने लगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि खाना बहुत कम और बहुत महंगा हो गया था। बाद के अध्ययनों के अनुसार संकट के बुरे वर्षों में औसत व्यक्ति ने 10 से 20 पाउंड वजन घटाया और लोग देश छोड़ने लगे, हजारों में नहीं बल्कि लाखों में। मादुरो के शासन में 80 लाख से ज्यादा वेनेजुएला वासी देश छोड़ गए, जिससे पश्चिमी गोलार्ध के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन संकट पैदा हुआ। इसी दौरान वेनेजुएला को जोड़ने वाला उद्योग भी गिर रहा था। चावेज युग की शुरुआत में देश करीब 30 लाख बैरल तेल रोज उत्पादित कर रहा था। 2020 के दशक की शुरुआत में उत्पादन 7 लाख बैरल प्रतिदिन से कम हो गया था, जो 75% से ज्यादा की गिरावट थी। सालों के कुप्रबंधन, प्रतिबंधों और लगातार कम निवेश ने इस क्षेत्र को भीतर से खोखला कर दिया था। कुशल इंजीनियर और तकनीशियन पहले ही देश छोड़ चुके थे, उपकरण खराब हो जाते थे और अक्सर उनकी मरम्मत नहीं होती थी। तेल क्षेत्र, जिन्होंने कभी दुनिया के सबसे बड़े पेट्रो राज्यों में से एक को ऊर्जा दी थी, अब अचानक अपनी पुरानी क्षमता का केवल एक अंश ही उत्पादन कर रहे थे। तेल ने क्यूबा को नई जिंदगी दी थी, लेकिन अब वह धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे क्यूबा को भेजी जाने वाली खेपें कम होती गई। 2019 तक क्यूबा को रोज करीब 50,000 बैरल तेल मिल रहा था, जो उसकी पहले की निर्भरता का मुश्किल से आधा था। 2020 के दशक के मध्य तक तेल की आपूर्ति इतनी अनियमित हो गई कि क्यूबा सरकार ने बिजली की राशनिंग शुरू कर दी, क्योंकि पावर प्लांट्स के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं था। रूस ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही यूक्रेन में अपनी जंग में भारी संसाधन झोंक रहा था और इसके साथ साथ क्यूबा की ऊर्जा जरूरतों का बोझ नहीं उठा सकता था। मैक्सिको ने कुछ हद तक यह कमी पूरी की और एक समय क्यूबा के तेल आयात की लगभग 44% आपूर्ति की, पर मदद सीमित रही। चीन ने बिल देखकर तय किया कि क्यूबा के लिए भुगतान उचित नहीं है। 1959 के बाद पहली बार क्यूबा एक ऐसी स्थिति में था जिसका उसने पहले शायद ही कभी सामना किया था। उसके पास कोई सहारा नहीं था। ये बात पढ़कर मैं सच में गुस्सा हो गया। अमेरिकी सरकार के एक विश्लेषण, जिसे एल नुएवो हेराल्ड के साथ साझा किया गया, में पाया गया कि 2024 के अंत से 2025 के अंत तक क्यूबा वास्तव में वेनेजुएला से रोजाना लगभग 70,000 बैरल तेल प्राप्त कर रहा था। हालांकि शासन चुपचाप लगभग 40,000 बैरल यानी 60% एशियाई खरीदारों को विदेशी मुद्रा के लिए दोबारा बेच रहा था। क्यूबा सरकार नागरिकों के लिए तय ईंधन वैश्विक बाजार में बेच रही थी, जबकि लोग अंधेरे में थे। फिर हालात और बदल गए। 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी बलों ने निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। लगभग रातों रात वेनेजुएला का वह तेल आना बंद हो गया जिस पर क्यूबा सालों से निर्भर था। और उसी समय एक और चीज हुई जो शायद तेल जितनी ही महत्वपूर्ण थी। कई सालों तक क्यूबा सरकार ने दावा किया कि वह वेनेजुएला में सिर्फ नागरिक भेजती है, डॉक्टर, कोच, शिक्षक। अमेरिकी छापे के अगले दिन क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार ने नाम और तस्वीरों की सूची छापी। इस ऑपरेशन के दौरान 32 क्यूबाई नागरिक मारे गए थे और सूची के अनुसार वे डॉक्टर नहीं थे। इनमें क्रांतिकारी सशस्त्र बलों के अधिकारी और आंतरिक मंत्रालय के एजेंट शामिल थे, जो कथित तौर पर मादुरो की व्यक्तिगत सुरक्षा के भीतर काम कर रहे थे। और यह कोई छोटी बात नहीं है। क्यूबा सरकार ने अपनी पूरी वैधता संप्रभुता की एक कहानी के इर्द गिर्द बुनी है। एक छोटा द्वीप जो अपने मामले खुद संभालता है। लेकिन 3 जनवरी की छापेमारी ने एक ही रात में हकीकत का दूसरा पहलू दिखा दिया। यही कारण है कि कुछ हफ्तों बाद 29 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश 14,380 पर हस्ताक्षर किए, जिससे क्यूबा को तेल देने वाले देशों पर टैरिफ लग सके। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से क्यूबा की पहली प्रभावी नाकाबंदी बताया। मेक्सिको ने आपूर्ति रोकी, रूस टैरिफ का जोखिम नहीं उठा सका और अल्जीरिया पीछे हट गया। क्यूबा की ईंधन आपूर्ति लगभग खत्म हो गई है। अब उसके पास वॉशिंगटन से बात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। 13 मार्च को राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कानेल ने राष्ट्रीय टेलीविजन पर बताया कि उनकी सरकार ने अमेरिका से कूटनीतिक वार्ता शुरू की है। उन्होंने इन चर्चाओं को सम्मानजनक बताया और कहा कि ये दोनों देशों की समस्याओं की पहचान व समाधान पर केंद्रित हैं।
इसी समय हवाना ने सद्भावना के तौर पर 51 राजनीतिक कैदियों की रिहाई घोषित की। दियाज कैनल ने इन सब बातों को बहुत सावधानी से पेश किया। उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि वॉशिंगटन वास्तव में क्या मांग रहा है। क्यूबा सरकार आधिकारिक रूप से इनकार कर रही है कि नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई भी चर्चा हो रही है, लेकिन अफवाहें हैं कि ट्रंप प्रशासन एक ऐसे समझौते के लिए दबाव डाल रहा है जिसमें दियाज कैनल को पद छोड़ना पड़े। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इस हफ्ते पत्रकारों से कहा कि क्यूबा एक असफल राष्ट्र है और वॉशिंगटन के साथ समझौता बहुत आसानी से किया जा सकता है। अमेरिकी पक्ष से बातचीत मार्को रूबियो संभाल रहे हैं। याद रहे, रूबियो का परिवार क्रांति के बाद क्यूबा से भागा था और उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक करियर यह तर्क देने में बिताया है कि क्यूबा सरकार को आसानी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो अगर हवाना में कोई यह उम्मीद कर रहा है कि यह बातचीत विनम्रता से हाथ मिलाने और डियाज कैनल की सम्मानजनक विदाई के साथ खत्म होगी, तो उन्हें गलतफहमी है कि वे किससे निपट रहे हैं। लेकिन एक इससे भी बड़ी समस्या है। वेनेजुएला जैसे देशों में सबसे खराब हालत में भी राजनीतिक स्थिति थी। चुनाव और विपक्षी नेता मौजूद थे। ऐसी संस्थाएं थी जहां जनता का गुस्सा कम से कम राजनीतिक रूप में संगठित हो सकता था। क्यूबा के पास ऐसा कुछ नहीं है। वहां कोई विपक्षी पार्टी नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धी चुनाव नहीं होते। लोगों के पास सरकार को चुनौती देने का कोई असली कानूनी रास्ता नहीं है और इसी वजह से बातचीत करना बहुत मुश्किल हो जाता है।